नमस्कार, मैं आदित्य सर आज के क्लास में लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आप लोग को इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने इसको पूरा पढ़ा भी दिया था और आप लोग को जो पार्ट के अंदर का जो भी प्रश्न था वहां तक मैंने करवा दिया था। आज के क्लास में जो चैप्टर का बाबू क्वेश्चन आंसर है, ये अभ्यास का प्रश्न है ना, इसको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए, हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो बाबू आप लोग को पता होगा कि पिछले वीडियो क्लास में ये सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया था, जो भी आपका था बाबू, सारा क्वेश्चन को मैंने क्या किया था, कंप्लीट करवाया था। ये सारा क्वेश्चन अगर उस क्लास को नहीं देखे तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा बाबू, उसका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। और क्लास 8 का आपको सारा सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो वहां से जाकर देखिए, देख सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। विथ द टेस्ट है, पार्ट के साथ काम करना है हम लोग को। पेज नंबर 16 का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, कहता है, यही आपका मेन क्वेश्चन आंसर है, तो समझिएगा। कहता है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि आपको क्या लगता है कि कोनी ने जिम के पत्र को कितने समय तक रखा, है ना बाबू, कितने समय तक रखा था। अपने उत्तर के लिए आपको क्या करना है, रीजन बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। तो बच्चे उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि कॉनी थॉट डेट द विजिटर वाज हर ऑन हस्बैंड जिम मैकफर्सन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोनी ने जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 तक रखा था। तो पत्र बाबू जो रखा था ना, उसको क्या लग रहा था कि यही मेरा क्या है। अच्छा रुकिए बाबू, यहाँ पर अच्छा इसका उत्तर देखिए बाबू, यहाँ से है। ठीक है, कौनी जो है, अच्छा कौनी जो है बोल रहा था कि उसका जो लेटर है वो कब तक रखा था, तो लिखेंगे कौनी हैड केप्ट जिम लेटर लास्ट लेटर टिल जनवरी 25 1915, मतलब 25 जनवरी 1915 तक उसका लेटर को रखा था। कौन, कौनी, जो उनकी पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, जेम मैकफर्सन की, है ना, जेम मैकफर्सन साहब, जो कि एक क्या है, आर्मी है, जो क्या है, एक आर्मी है। उनकी आर्मी जो है, ये क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। युद्ध जब चला ना, तो युद्ध में बताइए वो घर लौट कर नहीं आए, तो वो क्या किए, पत्र को भेजा दिए। पत्र भेजाए तो पत्र किनको लिखे थे, तो अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी का क्या नाम था, कौनी नाम था। तो वो कौनी को पत्र लिखे थे, तो कौनी जो थी उनकी पत्र को, जिम के लेटर को कब तक बचा कर रखी थी, कब तक संभाल कर रखी थी, है ना। अच्छा, और इसी में बोल रहा था कि आपको कितने समय तक रखा था, अपना उत्तर का कारण भी बताना। तो लिखेंगे कौनी हैड केप्ट जिम लास्ट लेटर टिल 25 जनवरी 1915, मतलब जो कौनी है वो जिम की आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 तक रखा था। ठीक है, पत्र पर द लेटर वाज डेटेड 26 दिसंबर 1914, लेकिन जो पत्र पर जो लेटर था, मतलब तारीख दिया गया था, वो 26 दिसंबर 1914 का था। लेकिन उस रखी कब तक, 25 जनवरी 1915 तक रखी। ठीक है, मतलब जो था, जो मतलब जिम साहब जो थे, जेम मैकफर्सन साहब, वो 26 दिसंबर 1914 को लेटर लिखे थे। लेकिन जो कौनी थी उनकी पत्नी, वो कब तक रखी संभाल कर, तो 25 जनवरी 1915 तक। ध्यान रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कहता है, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। कहता है आपका क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि डेस्क क्यों बेची गई होगी और कब बेची गई होगी। तो लिखेंगे द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन Coney house had burnt, the table had been damaged by the fire as well as water। कहने का मतलब ये हुआ कि डेस्क कोनी के घर में आग लगने के बाद बेची गई होगी, क्योंकि आपको पता है जब लेखक उसको खरीदते हैं ना, लेखक आपको पता होगा, कहानी में हम बताए हुए हैं कि लेखक जो है वो डेस्क को खरीदते हैं, रोल टॉप डेस्क बताए थे ना। वो डेस्क को जब खरीदते हैं तो लगता है ऐसा वो जर्जर बना चुका था, लगता है कि मानो इसमें आग से जल भी चुका है और पानी से उसको बुझाया गया, आग और पानी दोनों से डैमेज हुआ है। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो लिखेंगे द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड डेम कोनी हाउस हैड बर्न्ड, मतलब डेस्क कोनी के घर में आग लगने के बाद बेची गई होगी, क्योंकि टेबल जो था वो आग से भी डैमेज हुआ था और पानी से भी डैमेज हुआ था। तो आप लोग लिख लेंगे इतना ही उत्तर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाई डू डीम एंड हेंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स, है ना बाबू, स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, फ्लिक्ट्स।
डू यू एग्री? कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जिम और हंस क्या सोचते थे। जिम और हंस जो थे वो क्या सोचते थे कि खेल और खेल विवादों को सुलझाने का अच्छा तरीका क्या है। डू यू एग्री? क्या आप उससे सहमत हैं? तो लिखेंगे आंसर में आप लोग कि बोथ जिम एंड हंस, हंस बोलिए वेयर सोल्जर्स। जिम भी क्या थे बाबू? सैनिक थे। और जो सोल्जर जिम भी थे और जो हंस थे वो भी क्या थे? सैनिक थे। दोनों क्या है? सैनिक थे। अच्छा एक बात हमको बताइए आप लोग कमेंट करके कि जब जिम जिम जो थे वो सोल्जर्स नहीं थे, मतलब जब सैनिक नहीं थे तो उससे पहले क्या करते थे? तो आप बताइएगा सर उससे पहले टीचर थे। जब इनका आर्मी में ज्वाइनिंग नहीं हुआ था तो उनसे पहले ये टीचर थे। और ये क्या थे? तो ये आपको पता होगा सेलो बजाया करते थे। क्या करते थे? सेलो बजाया करते थे। कहाँ पर? तो ऑर्केस्ट्रा में। पता होगा आप लोग को, जगह का नाम है। ठीक है चलिए, बोथ वेयर वार्म हार्टेड। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हों दोनों क्या थे बाबू? दिलदार थे। जिम भी क्या थे? दिलदार थे। और हंस जो थे वो भी क्या थे? दिलदार थे। दोनों दिलदार थे। आर्मी थे भाई, दिलदार थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ द वार। उन्होंने युद्ध को पीड़ा देखी थी। वो दोनों भाई आर्मी हैं और आर्मी जो होते हैं बाबू युद्ध का पीड़ा देखे हैं ना कि वो युद्ध में कितना दुख होता है ना, सारा कुछ देखे थे। सो इट वाज नेचुरल फॉर देम टू हेट वार। कहने का मतलब ये हुआ कि इसलिए उनके लिए युद्ध से नफरत करना स्वाभाविक था। अब बताइए जो युद्ध का पीड़ा देखे हुए होंगे वो युद्ध से नफरत करेंगे ही, है ना। चलिए, दे फेवर्ड ए पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि वे विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान के क्या थे? पक्षधर थे। वो चाहते थे कि नहीं किसी प्रकार शांतिपूर्ण ढंग से ये जो लड़ाई है, युद्ध है, ये क्या हो? सुलझ जाए। हम मतलब लड़ाई में हम देखें कि कितना दुख होता है। अरे भाई मानिए दो टीम का जब युद्ध हो रहा है तो किधर इधर से लोग मरे इधर से मरे, आखिर किसी को तरफ के तो दुख होगा ना। मानिए दो भाई है, दोनों लड़ रहा है, ये इसको मारे या इसको मारे, दोनों में तो दुख होगा ना, चोट दोनों को लगेगा, है ना। तो युद्ध में हमेशा क्या होती है? हानि होती ही है। ठीक है ना। तो वही दोनों जो थे जिम और हेंस वो क्या किए थे? देखे थे कि युद्ध में कितना ज़्यादा दुख होता है, कितना ज़्यादा पीड़ा होता है। इसलिए उन दोनों को युद्ध से क्या था? नफरत था। इसलिए वे चाहते थे कि विवाद को सुलझाने का शांतिपूर्ण समाधान किए वो पक्षधर थे कि किसी तरह वो शांति तरीका से सुलझ जाए। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सेड वेयर गुड वेज ऑफ रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा था कि खेल या खेल विवादों को सुलझाने का अच्छा तरीका है। आई आल्सो क्वाइट एग्री विथ देम। मैं भी उनसे पूरी तरह क्या हूँ? सहमत हूँ। कहता है डू यू एग्री? क्या आप उनसे सहमत हैं? हम बोलेंगे यस आई एग्री, है ना। मतलब हम भी उनसे पूरी तरह क्या हैं? सहमत हैं। तो बच्चों बस आपको क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में बस इतना ही लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहता है डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answer। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि दोनों सेनाओं एक दूसरे जैसे हैं, दोनों सेना जो है वो एक दूसरा जैसा है, अगर नहीं अगर या फिर और एक दूसरे से अलग है ना। तो अपने उत्तर के समर्थन के लिए आपको क्या करना है? अपने उत्तर के समर्थन के लिए क्या करना है? कहानी का सबूत खोजना। ठीक है, अपने उत्तर के एविडेंस के लिए क्या करना है? आपको स्टोरी का सपोर्ट लेना है। ठीक है, तो लिखिएगा ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन द मेनी वेज। सभी मनुष्य कई मायने में एक जैसे हैं। दे लव पीस एंड हेट वार। वे शांति पसंद करते हैं और युद्ध को क्या करते हैं? हेट करते हैं, नफरत करते हैं, वे चाहते हैं युद्ध ना हो। दे वांट टू लिव टुगेदर। वे एक साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम द स्टोरी। एग्जाम्पल कहानी से ही लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए तो देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ए क्रॉस नो मीन्स लैंड। कहने का मतलब फिर से हमें ना तो मेंस लैंड के लिए क्रॉस से पुकार रहे थे कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, है ना। टॉमी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कि वेन वी हैड गॉट, ठीक है, कि जब हम पहुंचे थे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए, सीधा सा इतना ही आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। ठीक है, हम बुक से आपको एविडेंस भी दे दिए, है ना। आपको प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर बुक का 2 लाइन जो था वो लिख दिए। ठीक है, तो बस इतना उत्तर लिखिएगा। आपका जो कॉपी चेक करेंगे वो बोलेंगे बिल्कुल आंसर आपका राइट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है मेंशन द वेरियस वेज in which the British and the German soldiers become फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। कहने का मतलब ये हुआ कि उन विभिन्न तरीकों को उल्लेख करना, उन विभिन्न तरीकों को आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। वेरियस
क्या करना, मेंशन करना है जो क्या करता हो, ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों दोस्त बनते हैं। मतलब ब्रिटिश का और जर्मन सैनिक का क्या होते हैं, दोस्त बनते हैं ना, तो उनका आपको क्या करना है, विभिन्न तरीका का उल्लेख करना है। और क्रिसमस एक जैसे क्या कहते हैं, चीज़ें पाते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे उत्तर में, द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग्ड टू डिफरेंट कैंप्स। मतलब ब्रिटिश और जर्मन सैनिक अलग अलग खेमे से थे। ठीक है, दे वेयर इनमीज इन वार टाइम, युद्ध के समय वे क्या थे, दुश्मन थे। बट आफ्टर ऑल दे वेयर ह्यूमन बींग्स एंड देयर फोर दे हैज सिमिलर फीलिंग्स। कहने का मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन आखिरकार वे क्या थे, इंसान थे, और इसलिए उनकी भावनाएं एक जैसी थी, है ना। दोनों इंसान है ना, है जी, इंसान है तो भावना एक जैसा होगा ही। ठीक है, दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस। कहने का मतलब ये हुआ कि वे क्रिसमस की उस सभी भावना को साझा करते थे, शेयर करते थे। दे गॉट ओवर हर्टेड एंड प्लेड गेम्स, फास्टेड एंड ड्रैंक लाइक गुड फ्रेंड्स। उन्होंने क्या क्या था, नफरत को दूर किया और अच्छे दोस्तों की तरह खेले खेले, दावतें की और ड्रैंक किए। ड्रैंक मतलब आप लोग समझ रहे हैं बाबू, ड्रैंक जब भी ड्रिंक होता है मतलब वह शराब पीना। ठीक है सर, टेक टी आप लोग देखते होंगे, आप लोग अब 8 में आ चुके हैं तो हमेशा ड्रिंक मतलब ये नहीं समझिए पानी पीना होता है, ड्रिंक मतलब वह बाबू शराब पीना। तो यहाँ पर ड्रैंक दिया गया है मतलब एक साथ शराब पी। ठीक है, ये समझिए। आगे देखिए, लेकिन वो शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी चलिए आगे हम देखते हैं, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए आगे कहता है आपका क्या, बोथ हेटेड वार, दोनों क्या करते थे, युद्ध से नफरत करते थे। आगे, बोथ वेयर एंसियस टू गो बैक दियर फैमिलीज एट द एंड ऑफ वार, युद्ध के अंत में दोनों अपने परिवारों के पास वापस जाने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। क्या थे, उत्सुक थे। गो बैक मतलब वापस जाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कहता है आपका क्वेश्चन कि कॉनी को क्रिसमस उपहार क्या है, कॉनी का क्रिसमस उपहार क्या है। वाह इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार क्यों है। उत्तर में क्या लिखना है बच्चे, देखिए ध्यान से समझिए, लिखिएगा। कॉनी थॉट दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम वार, कॉनी को लगता है कि जिम जो है ना वो युद्ध से क्या हुए, घर वापस आ गए, है ना। सी मिस टूक द ऑथर फॉर जिम, उसने लेखक को जिम समझ लिया। लेखक गए थे ना तो लेखक को क्या समझ लिए, जिम समझ लिए कि यही जिम है, ये मेरा हस्बैंड है। सी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, वह अपने पति जिम का इंतजार कर रही थी। सो द कमिंग होम ऑफ जिम वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, इसलिए जिम का घर आना उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार था। मान लीजिए युद्ध हो रहा है भाई, अब किसी का पति जो है वो सैनिक है और वो जो है क्रिसमस के दिन क्या हुआ, घर लौट गया, तो उसको लगा कि मोनी को लगा कि मेरा पति आ गया, लेकिन आया कौन था भाई, लेखक आए थे। ध्यान, लेखक आए थे, तो लेखक को वो क्या समझ ली, जिम समझ ली। कौन, जो जेम मैकफरसन साहब की पत्नी थी, है ना, जेम मैकफरसन साहब की पत्नी थी, कौन थी, कॉनी, है ना। चलिए आगे देखिए, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट, क्या आपको लगता है कि कहानी का शीर्षक इसके लिए उपयुक्त है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या आप दूसरा शीर्षक सोच सकते हैं। पहले देखिए कहानी का शीर्षक क्या है बाबू, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो लिखेंगे डिसाइडली, निश्चित रूप से। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल, कहानी का शीर्षक सबसे उपयुक्त है। फॉर द ओल्ड कोनी नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज द कमिंग होम ऑफ जिम हर हस्बैंड, कहने का मतलब बूढ़ी कोनी के लिए कोई अन्य उपहार उसे अपने पति जिम के घर आने जैसी खुशी नहीं दे सकता था। मतलब मानिए क्रिसमस का जो उपहार, क्रिसमस में सब लोग को अलग अलग उपहार चाहिए, लेकिन जो क्रिसमस में कोनी जो है बूढ़ी हो चुकी है ना, इनके लिए बेस्ट उपहार कौन सा था कि इनका पति जो है ना वो घर आ जाए, घर आ जाए। ठीक है ना, इनके लिए ये बेस्ट उपहार था। हर
प्रेस, है ना बाबू, प्रेस अपटर्न माइट बी रॉन्ग बट सी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ, है ना। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि उनका अनुमान जो है वो क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, बट लेकिन लेकिन उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली। भले वो जिम के जगह पर ऑथर को ही अपना पति मान ली, देखिए आए हैं तो मतलब ऑथरे जो है ना आए हैं ना, तो ऑथरे को सोचते हैं कि मेरा पति आए हैं, लेकिन उनके लिए वो क्या था, जीवन का सबसे बड़ा खुशी था। किनके लिए, कौनी के लिए, जो बूढ़ी कौनी थी। सिंस द स्टोरी रिसॉल्व्स अराउंड क्रिसमस द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वार एंड पीस और क्रिसमस गिफ्ट। कहने का मतलब ये हुआ, चूंकि कहानी क्रिसमस के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए कहानी का वैकल्पिक शीर्षक युद्ध और शांति या क्रिसमस उपहार हो सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि कहानी जो है ना ये क्रिसमस से इर्द गिर्द है, ये क्रिसमस में उसको खुशी मिलता है, ये होता है वो होता है, मतलब क्रिसमस के संबंधित है, बार बार क्रिसमस वर्ड यूज किया गया। तो हम लोग इसका अगर दूसरा अल्टरनेट मतलब दूसरा अगर शीर्षक देना चाहे तो हम युद्ध और शांति भी दे सकते हैं, या फिर हमारा सबसे बेस्ट होगा कि क्रिसमस उपहार, ये भी दे सकते हैं। बट नाइदर कैन बी ए मैच टू द प्रेजेंट टाइटल, लेकिन इनमें से कोई भी वर्तमान शीर्षक से मेल नहीं खा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर तो प्रेजेंट है। ठीक है बाबू, तो आप लोग समझ चुके हैं, बस इतना ही उत्तर में लिखना है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बच्चे जी आपका इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आप लोग देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा, आपका यहाँ पर बोल रहा है लुक एट द दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस कारा को आपको कहानी के इस वाक्य को देखना है ना। कहता है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, द मेन सेड इट वाज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, दिस वन वाज इन ए बेड कंडीशन। मैंने इस ब्रिजपोर्ट को कबाड़ की दुकान में रखा था। उस आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी की शुरुआत में बना था, यह अभी क्या है, बुरी हालत में है। ठीक है ना, तो आप जो देखे बाबू इसको, तो इसमें द पास्ट टेंस, इसका जो वर्ब है ये क्या है, पास्ट टेंस में है। दे टेल अस व्हाट हैपेंड द पास्ट बिफोर नाउ। कहने का मतलब ये हुआ, वो हमें बताती है कि अतीत में अब से पहले क्या हुआ था। तो आपको क्या करना है, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। आपको इस पैसेज को रीड करना है, पढ़ना है, और आपको जो वर्ब दिख रहा है आप उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अब आप लोग इसको करने के लिए तैयार हैं, बताइए। पास्ट टेंस वाला खोजिए, तो चलिए देखते हैं। ए मैन गॉट, गॉट हो गया। ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन, सेट डाउन हो गया। अच्छा आगे देखिए, द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट, है ना, फॉर वन लेडी, सीट टू को हो गया, है ना। ए फ्यू हाउस लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन, दे हेल्ड हो गया। ओके 24 आवर एंड द फ्रीड, फ्री टीम। बस इतना जो हम अंडरलाइन किए, बस इतना भी आप लोग लिखिएगा। ये क्या है, पास्ट टेंस वाला वर्ब है। ओके चलिए आगे देखिए, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। अब आप लोग को ये सब सारा सेंटेंस को क्या करना है बाबू, देखना है ना। अब आपको ये सब सारा सेंटेंस को क्या करना है, देखना है, और आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है देख लेते हैं। नोटिस द वर्ब फ्रॉम हैज लिफ्टेड हैड टेकन द ऑथर। अच्छा ये आपका दे दिया ना। चलिए जो है वर्ब टू, है ना, उसको आपको दिया है ना। लेखक द्वारा इसे खोजने और खरीदने से पहले क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लेखक द्वारा इसे खोजने और खरीदने से पहले आग और पानी से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल ये सही है। अच्छा वी यूज वर्ब। अच्छा चलिए आगे देखिए, अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपका हो चुका है। ये आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आपको डिस्कस करना है। डिस्कस विथ योर पार्टनर द डिफरेंस इन द मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो। आप देखेंगे यहाँ पर कहता है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हुई थी, चल चुकी थी। ट्रेन क्या हुई थी, चल चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड लगा दिए तो जा चुकी थी, हेड लगा दिए तब जा चुकी थी। तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कोरेक्ट वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। आपको कोरेक्ट वर्ब लिखना है। तो बच्चे चलिए हम लोग देखते हैं, लिखने का क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। लिखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ओके आइए देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पर लिखना है, कैसे लिखेंगे आप लोग देखिएगा, ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर भरते जाते हैं, आप लोग लिखते जाइए। यहाँ पर आपको कोरेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो चलिए हम लिख देते हैं। कम का कोरेक्ट फॉर्म यहाँ पर लिखिए CAME, हो गया।
चलिए इस प्रकार लिख लीजिए क्या, ओके। अच्छा यहाँ पर आगे देखिएगा आप लोग, आगे आप लोग यहाँ पर आगे आइए, आगे देखिएगा कहता है बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल हो गया। सी हैड टीयर, टीयर का आप लोग क्या लिखिएगा, टॉर्न, TORN, TORN, ओके। आगे देखिए आस्क का क्या लिख लीजिएगा बाबू, यहाँ पर आस्क जो है इसको लिख लीजिएगा आस्क्ड, इसका ASKED, ओके। चलिए आगे देखिए हैपेन जो है बाबू, इसको आप लोग कैसे लिख लीजिएगा, हैपेन लिखिए यहाँ पर HAPPENED लिख लीजिएगा, हैपेंड, है ना, ओके। सी 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 का क्या लिख लीजिएगा आप लोग जल्दी से बताइए, सी आप लोग पढ़े होंगे, सी सेड, है ना, तो सैड लिख लीजिएगा SAID, है ना। चलिए आगे देखिए सी हैव क्वारल, अब हैव भी है क्वारल भी है, तो इसको कैसे लिखिएगा बच्चों जल्दी से बताइए। तो हैव के जगह पर पहले इसके जगह पर क्या लिखिए, हैड लिख लीजिए, HAD, हैड। क्वारल के जगह पर पहले क्वारल लिखिए, QUARRELED, क्वारलेड, ED लगा दीजिए, ओके। अच्छा यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर भी हैड लिख लीजिए, और बिट है तो आप लोग क्या लिख लीजिएगा, बिट के जगह पर क्या लिखना है जल्दी से बताइएगा आप लोग, है ना। अच्छा सी हैड, बताइए जल्दी से, तो सी हैड क्या हो जाएगा, सी हैड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, चलिए बिट की जगह पर बिटेन दे दीजिए, BEATEN, बिटेन हो गया। चलिए इस प्रकार आप लोग भर लीजिए, यहाँ पर आपको कर दिया गया है बच्चों। अब आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर हैड, टोल्ड, ओके, और यहाँ पर क्या था, और जो भी है आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर आपका दिया गया है सब कुछ, चेस्ड, हैड ये भी है ना, और क्या है बाबू, हैड टॉर्न ये भी है आपका। अच्छा और हम देख लेते हैं जो भी होगा सारा कुछ, हैड बिटेन ये भी है। तो इस प्रकार हम सारा क्या कर दिए, अंडरलाइन कर दिए बाबू, इसको आपको लिख लेना, ठीक है। हाईलाइट जो भी किए बस इतना आपको कर देना है, ठीक है। कर लीजिएगा, बता दीजिए यस सर कर लेंगे, जल्दी से बताइए एक बार, यस सर हो जाएगा, एक बार बताइए सारे बच्चे, हाँ सर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। अब आपको अंडरलाइन करना है और 2 कॉलम में अरेंज करना है, कौन पास है कौन अर्लियर पास्ट है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोग को, यहाँ पर देखिए सेट आउट, क्या है बाबू, सेट आउट, तो यहाँ पर इसको किस में लिखना है, पास्ट में, है ना। पास्ट में आप लोग लिखना शुरू कीजिए, तो यहाँ पर लिखिए पास्ट में, SET, सेट आउट लिख दिए। चलिए अब घुमा दे दीजिए, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा बाबू, स्टेड, स्टेड है ना, इसको भी लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए STAYED, हो गया। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा इसमें अर्लियर पास्ट में क्या हो जाएगा बाबू, अर्लियर पास्ट में इसमें क्या आ जाएगा, बिकॉज आई हैड सीन, हैड सीन है ना, हैड सीन को लिख लीजिए, लिख लेते हैं HAD, हैड सीन, हो गया। चलिए अब देखिएगा आगे दूसरा वाला पढ़ते हैं। दूसरा वाला में पढ़े तो यहाँ पर आपका अराइव्ड क्या हो गया, पास्ट में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या, अराइव्ड, जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे, अराइव्ड। उसके बाद और कौन सा है पास्ट में, और कोई है, यस सर, यस सर, देखते हैं, कैम बैक, कैम बैक भी पास्ट में है, तो कैम बैक लिख लीजिए, CAME, कैम बैक, हो गया। चलिए कैम बैक हो गया, लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। देखते हैं अगर आंसर होगा तो दिखा देते। चलिए बच्चों इस प्रकार हमने चारों सेंटेंस को पढ़ा, पहले क्या किए, चारों सेंटेंस को पढ़े, उसके बाद जो जो मिला गया सबको लिखे, जो पास्ट में था पास्ट में लिखे, जो अर्लियर पास्ट है उसको अर्लियर पास्ट में लिखे, ठीक है। ये चारों सेंटेंस जो है बाबू, A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, ये चारों को क्या किए, पढ़े। चारों पढ़ने के बाद जो भी मिला पास्ट टेंस में और जो अर्लियर पास्ट था सबको क्या किया, यहाँ पर हमने नोट कर दिया, ओके। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको कहता है फाइंड दिस फ्रेजल वर्ब इन द स्टोरी, आपको अब क्या करना है, फाइंड करना है क्या, फ्रेजल वर्ब को, कहाँ से, स्टोरी से, ठीक है। और क्या करना है, राइट डाउन द सेंटेंस इन विच द ओकर्स, कंसल्ट डिक्शनरी एंड राइट डाउन द मीनिंग दैट यू थिंक, जो आप सोचते हैं मीनिंग को भी लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, पहले आपको देखना है डिस्ट्रॉय, है ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले भरना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो अच्छा इसको आपको देखना है ना, अच्छा चलिए तो यहाँ पर आप लोग को भरे दिए तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सीधा सा है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लेंगे, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे, एक बार बताइए जल्दी से हमको, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
इसको लिखना है, आंसर भी दिया गया है बाबू। इसको यहाँ पर क्या कीजिएगा, उठा कर दे दीजिएगा, इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये आंसर हो चुका है, इसको आप लोग लिख लेंगे नाउ फ्रेज। अब आप लोग को नाउ फ्रेज आ चुका है बाबू, नाउन फ्रेज है ना, अच्छा नाउन फ्रेज आ चुका है। चलिए तो नाउन फ्रेज को अब हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज को कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब आपको सर ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, अच्छा ट्रांसलेशन नहीं, आपको पहले सेंटेंस को क्या करना है, पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना है बाबू, पहले पढ़िए, पहले सबको पढ़िए। तो एक बार सारे बच्चे एक बार पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। आई टुक आउट ए स्मॉल स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, ओके। तो यहाँ पर जो आप पढ़े इसमें फ्रेज जो है बाबू ये नाउन फ्रेज है, क्या है, नाउन फ्रेज है। तो इट एज नाउन बॉक्स एज है ना, ये जो है बॉक्स है बाबू, ये एज क्या है बाबू, आपका हेड वर्ड, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। एंड 3 एडजेक्टिव प्री कंडिंग इट, है ना। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। एलिफेंट का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फेस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सारा कुछ दे चुके हैं, आप लोग लिखते जाइए सारा का, ठीक है। या फिर आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे देते देते लिखते जाइए, ठीक है। चलिए बिल्डिंग का लिख लेगा सर्कुलर लाइट एंड आपका मल्टी कलर्ड, वाटर का ब्लू कलर्ड, है ना। इस प्रकार आपको स्वयं क्या करना है बाबू, अच्छे तरीका से लिख लेना है, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चे देखिए अब आप लोग का ये वाला है ना, ये वाला, तो ये आपको क्या करना है, लेटर को लिखना है। तो बच्चों आप लोग लेटर स्वयं लिख लीजिएगा, या फिर मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से आप लोग सुनिए। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे ध्यान से पहले सुनिए। तो हम क्या बताएं आपको ध्यान से, कि आपको जो है बाबू क्या PDF मिल जाएगा। तो PDF में वो लेटर लिखा हुआ रहेगा, तो उस लेटर को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए बाकी बात जो भी क्वेश्चन आंसर है सबको आपको क्या करना है, PDF जो देंगे उसमें मिलेगा। देखिए लेटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया तरीका से। लेटर वगैरह जो भी है सारा कुछ इसमें PDF में हम दे दिए हैं। बस आपको क्या करना है, PDF को आपको ले लेना है, मात्र 299 रुपया में से जो भी मेन क्वेश्चन आंसर था सारा हमने बता दिया, ठीक है। 299 रुपया आप लोग को लेंगे, 1 साल के लिए आपको देना पड़ेगा। 1 साल के लिए आपको 299 रुपया में सारा क्वेश्चन आंसर का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों पूरा क्लास को बने रहने के लिए।